चलो ठीक है। आज इलास्टिसिटी भी खत्म करना है। आपने 1D और इसके क्वेश्चंस कर लिए, आज ही डिस्कस करना है ना, आज का ही दिन है ना। हाँ, पॉइजलीज लॉ बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा क्या याद दिला दिया, क्योंकि उसमें ऐसा हो रहा है। विस्कोसिटी, पॉइजन रेशियो भी बता दूंगा बेटा, एरर भी पढ़ा देंगे, चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा। देखो अपन जैसे जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो भी इनमें जो प्रॉब्लम है मैं पढ़ाऊंगा वो। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो पढ़ा दूंगा मैं, डोंट वरी। पहले मैं पॉइजलीज लॉ बता देता हूँ, पॉइजलीज थ्योरम बता देता हूँ, जो इसलिए पढ़ना पड़ेगी कि भाई एम्स अब अलग से नहीं हो रही है। ये जो है पॉइजलीज लॉ, ये इसके क्वेश्चंस एम्स में आते थे। तो सुन लो बेटा, बहुत छोटा सा कंटेंट है, ठीक है। इसमें ऐसा है, लेमिनार फ्लो क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। एक बार फिर से, ये दुष्ट हेमांग ने पूछा था कि विस्कस लिक्विड का जो स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड लेमिनर फ्लो। तो क्या लॉ क्या कहता है, जो लिक्विड की लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में होती है वो रेस्ट में रहती है। सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में जो लेयर है वो रेस्ट में रहेगी। और फिर जैसे मान लीजिए रिवर है, तो ये जो टॉपमोस्ट लेयर है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ एक पूरी थिन लेयर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स में ब्रेकअप करते हैं लिक्विड को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स, एकदम थिन लेयर, इसकी वेलोसिटी फिक्स रहेगी, ये जीरो वेलोसिटी से चलेगी। इसके ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी इससे फास्ट चलेगी, और फिर और लेयर। तो यहां पर एक पूरी लेयर एक साथ चलती है। तो लिक्विड का, विस्कस लिक्विड का जो स्टेडी फ्लो है वो लिक्विड की लेयर के फॉर्म में होता है। इमेजिन करो, एक के ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, सभी लेयर चल रही है लेकिन इनके बीच में रिलेटिव मोशन है। जैसे अपन रिवर बेड की बात करें तो ये वाली लेयर स्टेशनरी और ये फास्टेस्ट मूविंग है। तो ये लेयर्स, लेमिनास, लेमिनार मोशन, अलग अलग लेमिनास की वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर जो पॉइजलीज लॉ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी एक सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर जो लिक्विड का मोमेंट है उसको समझे। जो लेयर सिलेंड्रिकल सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो स्टेशनरी रहेगी। तो जो सिलेंड्रिकल लेयर इसके साथ कांटेक्ट में है वो स्टेशनरी। फिर उसकी नेक्स्ट वाली लेयर थोड़ी सी फास्ट मूव करेगी, और ये वेलोसिटी जो है इन सिलेंड्रिकल लेयर्स की बढ़ती चली जाएगी एक्सिस की तरफ। एक बार फिर, जो लेयर इस वॉल के, पाइप की वॉल के साथ कांटेक्ट में है, ऐसी लेयर, वो स्टेशनरी। फिर उससे नेक्स्ट लेयर थोड़ी और फास्ट, उससे नेक्स्ट लेयर और थोड़ी फास्ट। तो यहां पर सिलिंड्रिकल लेमिनास बन जाते हैं, सिलिंड्रिकल लेयर्स बन जाती हैं, और सबकी वेलोसिटी अलग अलग। और यहां पे जो वेलोसिटी है, यदि मैं वेलोसिटी ड्रॉ करूं, ये जो इस वाली लेयर की वेलोसिटी है 0, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। मतलब ये वाली, ये जो हाइट है ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करे। यदि ये वाली हाइट, इधर वाली हाइट, ये तो यहां वेलोसिटी 0 है। ऐसे नेक्स्ट वाले लेयर की वेलोसिटी थोड़ी बड़ी और बड़ी, तो यहां एक्सिस पे वेलोसिटी मैक्सिमम। फिर अपन सरफेस की तरफ जाएंगे, सॉलिड की तरफ जाएंगे, तो फिर वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो यहां पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी का एक्सिस के, सॉरी, इस रेडियल डायरेक्शन में वेरिएशन है, दैट इज पैराबोलिक। ठीक है, ये बस इतना याद रखना है, यहां पर एक्सिस पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, ये याद रहेगा, ये फंक्शन कोई काम का नहीं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है, ये जो फ्लो है, ध्यान से सुनिएगा, इस विस्कस फ्लूइड का सिलिंड्रिकल पाइप में आपको एक पर्टिकुलर फ्लो मेंटेन करना है। तो भाई आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और ये फ्लूइड है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, सुनिए ध्यान से, जो वॉल्यूम फ्लो रेट है,
दैट इज डेल्टा पी बाय आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल। ये घोटना आपको। ये इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कितनी वॉल्यूम पर सेकेंड इसके थ्रू फ्लो हो रही है। दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम क्रॉसिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। और इस वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? आप यदि प्रेशर डिफरेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये विस्कस लिक्विड का फ्लो नहीं होगा। कोई फ्रिक्शन फुल सरफेस है, वहां पर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो जिधर मूव कराना है उधर बड़ा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब फोर्स डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इधर जैसे जीरो है तो इधर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और ये हाँ रेजिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं। आर इसका रेडियस हो गया ट्यूब का। डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस, इसको प्रेशर हेड भी बोलते हैं, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। और आर इसका रेडियस हो गया, एल इस कैपिलरी की लेंथ हो गई, और ईटा जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हमने पढ़ लिया है ना। तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा ध्यान से देखिए। ये पहली स्लाइड है रे बच्चा, सुनिए। एक तो है ना हार्ट फेलियर का या आर्टरी कोलैप्स होने का रीजन क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। यहां पर किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4, है ना। ध्यान से देखो, हमको कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम फ्लो रेट मेंटेन करना है और सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है, ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको विजुलाइज करो बेटा, क्योंकि ट्यूब जितनी पतली होगी फ्लूइड को मूव कराना उतना मुश्किल हो जाएगा। उतनी ही वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए जितनी की मोटी ट्यूब में। तो मोटी ट्यूब में तो कम प्रेशर डिफरेंस से भी वॉल्यूम फ्लो रेट मेंटेन हो जाएगी, लेकिन यदि पतली ट्यूब है तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा रखना पड़ेगा सेम फ्लो रेट के लिए, सेम लिक्विड वॉल्यूम फ्लो कराना है तो, है ना। तो ध्यान से देखो, रेडियस कम करेंगे तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, और कितना, फोर्थ पावर। यदि ये रेडियस आधा हो गया है तो जो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा वो 16 टाइम्स हो जाएगा। हर्षित पाटीदार, लास्ट क्वेश्चन, बार बार क्यों लिख रहे हो बेटा? तो अब जैसे कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट की प्रॉब्लम या आर्टरी फेल कब होती है, कोलैप्स कब होती है? मान लीजिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया और इसके जमा होने के कारण ये रेडियस आधा हो गया। तो हार्ट को सेम ब्लड फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए, भाई ब्लड फ्लो रेट तो भाई वही चाहिए चाहे आर्टरी आपकी ब्लॉक्ड है या नहीं है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड तो सेम चाहिए। आर्टरी ब्लॉक हो गई तो भाई ये रेडियस आधा हो गया, तो प्रेशर हार्ट को जो एक्सर्ट करना पड़ेगा वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा बताओ? 16 टाइम्स। और फिर मालूम दूसरी गड़बड़ क्या हो जाती है? हार्ट पे इतना लोड आता है, पहली बात, हार्ट अटैक का पहला रीजन। फिर हार्ट बहुत जोर के प्रेशर लगा के पंप करता है लिक्विड को। तो बहुत जोर के पंप करेगा तो ये वेलोसिटी एकदम तेजी से बढ़ती है। ये वेलोसिटी एकदम तेजी से बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ने पर बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से अंदर बताओ प्रेशर बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बहुत हाई स्पीड होगी, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर वाला प्रेशर तो उतना कि उतना, तो ये आर्टरी ये कोलैप्स हो जाएगी। बाहर वाला प्रेशर उतना कि उतना, अंदर वाला प्रेशर कम हो गया तो कोलैप्स हो जाएगी। ये रीजनिंग दे रखी है इसकी। इज दिस ओके? ठीक है। और एक क्वेश्चन जो अभ्युदय ने भेजा, मॉड्यूल का क्वेश्चन, वो एम्स में आया हुआ है, सुनिए ध्यान से। और एक आईआईटी का क्वेश्चन भी कर लेंगे। यहां पे वो कहते हैं कि दो कैपिलरीज कनेक्ट की हैं, दोनों की लेंथ अलग अलग है। ये लेंथ एल, ये 2L, इसकी लेंथ 2L, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस 2R। और वो कहते हैं कि इन दोनों के क्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है उसका रेशियो बताओ। इसके क्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है, भाई इधर बड़ा प्रेशर लगा रहे हैं और इधर छोटा प्रेशर, तो यहां से यहां प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, वॉल्यूम फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए हाई प्रेशर लगाया, इधर से इधर प्रेशर कम हो रहा है, तो कुछ रिडक्शन इधर आएगा, कुछ प्रेशर डिफरेंस इधर आएगा, कुछ प्रेशर डिफरेंस इधर आएगा। दोनों का रेशियो पूछा है।
ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पहला वाला प्रेशर डिफरेंस, तो यहाँ दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो दोनों में क्या सेम है, दोनों ट्यूब्स के लिए क्या सेम है सर, दोनों की वॉल का कलर व्हाइट है सर, बहुत ही शानदार कलर व्हाइट है, सही है ना। दोनों में वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरीज में वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है। तो हमको प्रेशर डिफरेंस का रेशियो चाहिए ना, तो प्रेशर डिफरेंस अपन लिख लेते हैं, देखो पिछली वाली स्लाइड में लिखा था ये, क्यू डॉट ये फॉर्मूला है ना, जिसका रेशियो चाहिए उसको एक तरफ लिखा। अब वॉल्यूम फ्लो रेट दोनों की सेम है, बताओ 8 किसके लिए बड़ा है, शानदार क्वेश्चन, पहली वाली के लिए 8 बड़ा है कि दूसरी वाली के लिए 8 बड़ा, जल्दी बताओ। क्या बात है यार, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। भैया यहाँ पे सेम फ्लूइड है तो ईटा सेम है, तो एल और आर टू द पावर 4, तो डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2, ऊपर लेंथ है तो L1 बाय L2 टू द पावर 1 और R1 बाय R2 टू द पावर 4। इज दिस ओके बेटा, ये एप्लीकेशन बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत पीसफुली बन जाएंगे, ठीक है। आपने पूछा और ये एम्स में आता था, अब एम्स कंबाइन हो गई, अलग से नहीं हो रही, तो मैंने बोला चलो 5 मिनट का ही तो है, खत्म करते हैं, आगे बढ़े, ठीक है। अब एक मिनट, लास्ट स्लाइड, आपके डाउट्स लेते हैं लास्ट में, लास्ट क्लास के क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट देखें क्या ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर यदि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करके पॉइंट नीचे आता है, बहुत छोटा सा है, इसको एक्स माना, तो देखो ध्यान से, ये जो लेंथ है ये अपन ने निकाली थी, ये आधी लेंथ ए मानी है ना, ये आधी लेंथ ए मानी है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, फिर इसमें से ए बाहर निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यदि ये बहुत छोटा है तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, अब ये लेंथ आ गई है ना। अच्छा, इस लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ए थी, अब बढ़ के इतनी हो गई है, तो ये एक्सटेंशन आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए को, तो देखो यहां पर ए कैंसिल हो गया, ये इसका एक्सटेंशन आ गया इतने पार्ट का, तो टोटल एक्सटेंशन दोनों को ऐड करके मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर ध्यान से सुनना, यदि ये टी है तो इधर वाला टेंशन भी टी रहेगा, और ये थीटा ये एम जी, तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा दैट इज 2t साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, है ना, और साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, बहुत छोटा है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो यहां टी की वैल्यू होगी, टी इज एम जी ए, एम जी ए बाय 2x। ये जो टेंशन है इसको अपन, ये जो टेंशन इस थ्रेड में आधी लेंथ की बात कर रहे हैं, टेंशन को y एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एल, के से डिवाइड करेंगे, फोर्स को y एरिया बाय एल से डिवाइड करेंगे तो एक्सटेंशन आ जाएगा, याद है ये, दिस एक्सटेंशन ऑफ दिस हाफ लेंथ इज एक्स स्क्वायर बाय 2a, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको आधी लेंथ का एक्सटेंशन मिल जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ का एक्सटेंशन, ठीक है भाई, सबको क्लियर है ये, ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने कल आपको एनर्जी वगैरह बता दी थी और लीनियर वेरिएशन आपको बताया था, लीनियर वेरिएशन वाले केसेस बता दिए थे, उनमें कोई प्रॉब्लम, जहां स्ट्रेस लीनियरली वेरी कर रही है। बेटा शाहरुख, आप ये कल भी बताया था, आप लेक्चर वापस देख लेना, है ना। अच्छा, अब अपन देखते हैं थर्मल स्ट्रेस वाले केसेस पार्ट 1, है ना, थर्मल स्ट्रेस या कांस्टेंट स्ट्रेस वाले केसेस भी आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
जैसे कई बार इस तरह के क्वेश्चन आता है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पार्टिकल को धागे से बांध के किसी एक वायर से बांध के रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। ये जो लेंथ है ये एल नॉट है, ठीक है, ये लेंथ एल नॉट है, और अपने को इसका मास दिया है, इसका एरिया दिया है, इसका वाई दिया है, और कहते हैं कि इस वायर की लेंथ में इंक्रीमेंट बताइए। बहुत इजी है। तो देखिए यहाँ पे जो टेंशन है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, आराम से देखो, जो टेंशन है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, आराम से देखो ये टेंशन आ गया, ठीक है बेटा। और यहीं कहीं टेंशन को, फोर्स को के से वाई ए बाय एल से डिवाइड कर देंगे, वाई ए बाय एल से डिवाइड कर देंगे तो एक्सटेंशन आ जाएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? एफ बाई के कर रहे हैं, जल्दी बताओ बेटा। क्लियर है तो वो लिख दो क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट वाले केसेस में तो यही है, कॉम्बिनेशन वाले केसेस भी बता दूंगा मैं आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ऐसे दो वायर्स दिए हैं और यहां एक लोड लटकाया है। इसके लिए लेंथ तो दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की एल है, y1 एरिया a1, यहां लेंथ l, y2 एरिया a2, और ये x की वैल्यू पूछी है, ये टोटल लेंथ दी आपको l, ये l1 या l2, इसमें ये लेंथ, ये वाली लेंथ अपन कुछ और ले लेते हैं, ये लेंथ अपन ले लेते हैं d या h ले लेते हैं ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो करा रहा हूं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी पढ़ना, अरे बाप रे वो तो थ्योरी का पार्ट है एकदम, ठीक है, वो भी बता दूंगा। जो एकदम ऑब्वियस सी चीजें हैं वो रिवीजन में नहीं करा रहा। अच्छा, तो दो चीजें पूछते हैं वो, है ना, इसमें दोनों कैलकुलेशन ध्यान से सुने, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन। पहले उन्होंने पूछा ये एक्स बताइए किस कंडीशन के लिए, कि दोनों में स्ट्रेस सेम हो जाए, दोनों में स्ट्रेस सेम हो जाए, है ना। पहला स्ट्रेस के लिए सिग्मा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। सेकेंड केस में एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2, स्ट्रेन सेम रखना है। तो इन दोनों के लिए एक्स पूछा है, कहां लटकाया जाए इसको, ध्यान से सुनिएगा बेटा। लास्ट स्लाइड खुशी बहन, रक्षल भाई, ठीक है बेटा, बहुत इजी केसेस हैं, एक बार देख लिया तो बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, यदि यहां ध्यान से सुनना, स्ट्रेस सेम है, प्लीज पे अटेंशन, तो ये वाला जो फोर्स है स्ट्रेस इनटू एरिया, ये वाला स्ट्रेस इनटू एरिया, आराम से देखो एक एक पॉइंट। पहला केस, यदि स्ट्रेस सेम है तो स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया दोनों में सेम है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज दिस टेंशन, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज दिस टेंशन, है ना। अच्छा, यदि ये अपने को x निकालना है, ठीक है, ये मासलेस रॉड है, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना आना चाहिए बताओ, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, नेट टॉर्क कितना आना चाहिए, 0, बस खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ पे x और ये l माइनस एक्स, तो इस पॉइंट के अबाउट इस टेंशन का टॉर्क T1 R1 इज इक्वल टू T2 R2। You have one equation and one variable, sigma cancels out. Yes or no बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी, एरिया तो दे ही रखा है, या रेडियस दे देंगे तो रेशो आ ही जाएगा, ठीक है। पहला केस जहां स्ट्रेस सेम है। सेकेंड केस में फिर एक बार ध्यान से देखो, यदि स्ट्रेन दोनों में सेम है तो स्ट्रेस इज स्ट्रेन इनटू वाई, आराम से देखो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज वाई, और जो टेंशन है दैट इज स्ट्रेस इनटू एरिया,
बच्चा पार्टी क्लियर? तो अब देखो, इधर जो है सेकंड केस में टेंशन, ध्यान से सुनना, ये वाला टेंशन आ जाएगा, स्ट्रेन दोनों में सेम है। ये वाला टेंशन T1 इंटू एक्स, इसका टॉर्क, अब ये टेंशन ऐसे आएगा, टेंशन इंटू आर इसका टॉर्क, और टेंशन इंटू आर इसका टॉर्क। बस ये दो केसेस दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इसको रिपीट करना है क्या बेटा? क्लियर क्लियर क्लियर, नो सर। अभ्युदय और शाहरुख बोल रहे हैं यस। देख लो भाई, एक बार और समझ लो सेकंड वाले केस को। यहां पे किसी भी वायर में यदि स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करना है तो ये फॉर्मूला, तो ये स्ट्रेन, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो फोर्स यानी टेंशन निकालना है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो T1 के लिए Y1 A1 और स्ट्रेन, स्ट्रेन दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगी। T2 के लिए Y2 A2 स्ट्रेन, और हमको मालूम है भैया T1 इंटू R1 इज इक्वल टू T2 इंटू R2, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, ये R1 लिया मैंने और ये R2 लिया, तो इस पॉइंट के अबाउट T1 का टॉर्क T1 R1 इज बैलेंस बाय T2 R2। शाहरुख भैया और कौन बोला, दो लोगों ने बोला, ठीक है ना। अब ये T1 की जगह T2 की जगह रख दो बेटा, ठीक है। अच्छा फिर अब थर्मल स्ट्रेस पे आ जाते हैं, और बहुत ही इजी बना लेते हैं उसको। बहुत ध्यान से देखो कैसे काम करना है, और चाहो तो एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। से मान लो यहां पर एक रॉड को आपने दो रिजिड वॉल्स के बीच में क्लैंप कर दिया है, लेंथ को बढ़ने या घटने नहीं दोगे तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया केस है। अब ये लेंथ L0 है, ये स्ट्रेस फ्री है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं है, इसकी नेचुरल लेंथ, और इसका वाई दे दिया, इसका एरिया दे दिया, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन दे दिया। अब आपको कहेंगे कि भाई टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से बढ़ाया तो फोर्स पूछ लिया, स्ट्रेस पूछ ली, कुछ भी पूछ लिया। तो सुनो बेटा ध्यान से, हमेशा ऐसे केसेस में थोड़ी देर के लिए एक वॉल को हटा देते हैं। तो यदि ये वॉल नहीं होती तो ये लेंथ कितने से बढ़ती, सुनिए ध्यान से, ये लेंथ में इतना इंक्रीमेंट आता, कितना इंक्रीमेंट आता, ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा थीटा, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला थर्मल एक्सपांशन, याद है? ये नहीं याद है तो यहीं से याद करो। ओरिजिनल लेंथ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन लेंथ, और इसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो बताओ ये क्या है, दिस इज स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज अल्फा डेल्टा थीटा। इसको घोट डालो या ऑन द स्पॉट आप निकाल सकते हो बेटा, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो यदि ये रॉड फ्रीली एक्सपांड हो पाती तो यहां तक चली जाती, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, अपने आप बड़ी, बिना खींचतान के बड़ी। टेम्परेचर के कारण जो एक्सटेंशन आता है वो नेचुरल एक्सटेंशन है बेटा, बिना स्ट्रेस के, ठीक है। लेकिन ये दीवार क्या कर रही है, इसको यहां तक नहीं आने दे रही है, मतलब दीवार ने एक तरह से इतना कॉम्प्रेशन क्रिएट किया, दीवार ने इतने से लेंथ को कम कर दिया, ऐसा मानो कि इसकी लेंथ बढ़ना चाहिए थी एल अल्फा डेल्टा थीटा से, लेकिन यहां तक जाना चाहिए थी, तो इस दीवार ने बढ़ने नहीं दी, तो दीवार ने एक तरह से इतने से कॉम्प्रेस कर दिया है कि नहीं, इतना कॉम्प्रेशन है, मतलब इतनी स्ट्रेन है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। और स्ट्रेन को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस मिल जाएगी, और स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स, और सर बहुत जल्दी हो गया, लेंथ इतने से कम कर दी है, ठीक है, इस दीवार ने, और ये ओरिजिनल लेंथ, तो ये स्ट्रेन आ गई, स्ट्रेन इंटू वाई इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेन को वाई से मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो ये टेंशन आ गया। इज दिस ओके बेटा? ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एक अच्छा केस देखते हैं।
चलो देखो ध्यान से सुनना। जैसे पहला क्वेश्चन, वो कहते हैं ये जो वायर है इसका एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, इसका वाई दे दिया है और इसका अल्फा दे दिया है और यहाँ मास एम है और अभी टेंशन 0 है, अभी कोई टेंशन नहीं है। अरे बाबा वो मिक्स हो जाती हैं हिमांग, दुष्ट हिमांग। तो यहाँ पे मास एम दे रखा है और टेंशन 0 है, मतलब अभी ये पूरा मास कहां सपोर्टेड है बताओ? सरफेस पे। इधर टेंशन 0 मतलब इस सरफेस ने पूरा मास एम सपोर्ट कर रखा है। अब आपसे पूछते हैं कि हम इस मास को लिफ्ट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर कितने से कम करें? डेल्टा थीटा रिडक्शन पूछा है, डेल्टा थीटा नेगेटिव आएगा, अपन तो वैल्यू निकालेंगे। टेम्परेचर कम करेंगे तो देखो वायर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये लिफ्ट हो जाएगा, है ना? तो डेल्टा थीटा की वैल्यू पूछिए ताकि ये लिफ्ट हो जाए। अब समझो बेटा, ध्यान से सुनो। यदि हम इस वायर को पकड़ के रखते हैं, इसको, इसका टेम्परेचर कम होने पे इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं तो इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। उसको भी एक बार विजुलाइज करें। जैसे ये धागा है, ठीक है, ये रिजिड दो वॉल्स के बीच में है। एक बार रिपीट कर रहा हूं डेरिवेशन। यदि अपन टेम्परेचर डेल्टा थीटा से कम करेंगे तो इसकी लेंथ हो जाना चाहिए कम होके, कितने से कम हो जाना चाहिए? एल अल्फा डेल्टा थीटा से। डेल्टा थीटा की वैल्यू विदाउट साइन, हाँ अपन विदाउट साइन काम कर रहे हैं, इतने से लेंथ कम हो जानी चाहिए। लेकिन ये जो वॉल है इसके कारण ये लेंथ कम नहीं हो रही, मतलब वो इतने से इसको खींच रही है वॉल, इतने से उसने इसको नेचुरल लेंथ से ऊपर खींच रखा है। यस और नो? तो ये इस दीवार के कारण एक्सटेंशन आया, नहीं तो ये यहां तक रहता। इस दीवार के कारण एक्सटेंशन को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ये आ गई स्ट्रेन, स्ट्रेन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें जो दीवार को खींचने वाला फोर्स है वो आ जाएगा। यस और नो जल्दी बताओ। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे ये वायर इस ब्लॉक को खींचने की कोशिश करेगा, तो हमको वो टेम्परेचर चाहिए जब इसमें कितना टेंशन डेवलप हो जाता है mg के बराबर। कितना टेंशन? mg के बराबर। तो देखो इसको डेल्टा थीटा से यदि अपन ने कम किया तो जो स्ट्रेन डेवलप हुई वो अल्फा डेल्टा थीटा। एक एक स्टेप, स्ट्रेन को y से मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रेस आ गई, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फोर्स आ गया। जब ये फोर्स mg के बराबर हो जाएगा उसके बाद अब टेम्परेचर कम करोगे तो ये अदनान सामी हो जाएगा, लिफ्ट करा दे। ठीक है बेटा, एक स्टेप में समझ में आई बात? नहीं मन्नू भाई, जब ये वाला फोर्स ही mg के बराबर हो जाएगा इसका फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट केस पे जाते हैं। ऐसी दो रॉड्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके लिए y1 a1 l1 एरिया सेम रखते हैं, जनरली दोनों का एरिया सेम रहता है, और अल्फा 1। इसके लिए y2 एरिया a, लेंथ l2 और अल्फा 2। वो कहते हैं कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर ये पॉइंट मूव नहीं करता है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन सही है? टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, ये दोनों रिजिड वॉल्स हैं। और हम ये भी डिसाइड करना सीखेंगे ये जंक्शन कब इधर जाएगा कब इधर जाएगा। बहुत ज्यादा इजी है, एकदम छीछी। ठीक है, एकदम सिंपल। अब ध्यान से सुनेंगे। गलत हेमांग, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। आप सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। सिर्फ एक रॉड की बात करते हैं। एक रॉड, मान लो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और इस लेंथ को एक्सपांड नहीं होने दे रहे हैं तो ये पुश करेगी रॉड रोकने वाले को? यस और नो? इसकी, इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाया तो लेंथ इतने से बढ़ना चाहिए। तो यदि यहां इसको रोक के रखते हैं तो इतने से अपन लेंथ को कम कर रहे हैं, यानी इतनी स्ट्रेन यानी इतनी स्ट्रेस, यानी इतना फोर्स इसमें डेवलप होगा, जो रोकने वाली वॉल है उसको इतना फोर्स लगाएगी। एक स्टेप में आया ये।
तो अब विजुलाइज करो कि जैसे यहां पर जब अपन टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाएंगे तो यहां एक वॉल मानो, ये इस वॉल पे कितना फोर्स लगाएगी, ये इस जंक्शन पे कितना फोर्स लगाएगी, अल्फा 1 y1 a1 डेल्टा थीटा, एरिया सेम है, ये वाली रॉड इतना फोर्स लगाएगी इस जंक्शन को उधर मूव करने के लिए, यस और नो। और ये वाली रॉड कितना फोर्स लगाएगी, y1 y2 अल्फा 2 a2 डेल्टा थीटा। अब बताओ जंक्शन किधर जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? यदि जंक्शन इधर उधर नहीं जा रहा है तो बताओ कौन बड़ा है, कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? सेम, कितना ज्यादा इजी हो गया, एकदम चीची। और आपको कहते हैं कि भाई ये जंक्शन राइट की तरफ जा रहा है तो ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, जंक्शन लेफ्ट की तरफ कब जाएगा, जब ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा। खत्म, केस खत्म। थर्मल स्ट्रेस बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब इसमें जो थोड़ा एप्लीकेटिव क्वेश्चन एक आ सकता है वो बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। ये रिजिड वॉल है, तो यहां पर दोनों को फोर्स एफ लगा के खींच रहे हैं, दोनों को फोर्स एफ लगा के खींच रहे हैं। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, ये y1 a1 लेंथ दोनों की सेम, अब थर्मल एक्सपांशन नहीं, जनरल कॉम्बिनेशन, तो दोनों, एक तो दोनों का एक्सटेंशन पूछ सकते हैं और दोनों में फोर्स, क्योंकि दोनों का फोर्स मिलके F1 प्लस F2 F को बैलेंस करेगा। पहले बताओ दोनों में फोर्स सेम रहेगा कि दोनों का एक्सटेंशन सेम रहेगा? जल्दी, दुष्ट बच्चों, अरे एक्सटेंशन सेम रहेगा ना भाई, दोनों की लेंथ सेम अमाउंट से बढ़ेगी ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यस और नो? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये दो स्प्रिंग्स हैं, इनको स्प्रिंग जैसा ट्रीट करो। ध्यान से सुनो, ये K1 ये K2, y1 a1 by l y2 a2 by l। अरे मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा, भूल जाता हूँ। f by a e by l is equal to y a by l, सही है। अब एक्सटेंशन ई मान लिया तो K1 प्लस K2 E इज इक्वल टू F, तो E की वैल्यू होगी F अपॉन K1 प्लस K2। चलेगा बेटा? हमेशा K इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो, है ना। अब इस E को K1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आएगा, बॉइंट फोर्स आएगा ना, नहीं एंगुलर मोमेंटम आएगा। अरे F1 आ जाएगा बेटा, ये एक्सटेंशन आपने दोनों का कॉमन है निकाल लिया, K1 E से F1 मिल जाएगा और K2 E से F2 मिल जाएगा। ठीक है भैया, बहुत ज्यादा इजी। हटा दूं इसको? चलिए नेक्स्ट वाला केस बताता हूं। आपकी बार एरिया सेम रखेंगे, और एरिया अलग अलग भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों में क्या सेम रहेगा, सेकेंड डेरिवेटिव है ना, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन which is electromagnetic momentum of photon divided by the impulse of pressure is same, है ना। दोनों में फोर्स सेम रहेगा बेटा, यहां पर काम करने के लिए ऐसा करना है। ठीक है, और इसको के इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो, सिंगल स्प्रिंग से हमेशा। तो अब ये सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस हो गया तो टोटल एक्सटेंशन आ गया। अरे यार यही बता दो, जैसे ये फोर्स एफ है तो इसमें भी फोर्स एफ, तो ये वाला एक्सटेंशन आ गया F/K1, ये वाला एक्सटेंशन आ गया F/K2,
तो टोटल एक्सटेंशन आ गया F/K1 प्लस F/K2, खत्म। ये ज्यादा अच्छा है, दोनों में फोर्स सेम रहेगा, तो F/K1 इसका, F/K2 इसका, तो टोटल आ जाएगा E1 प्लस E2, खत्म। शिवम बरुआ वो क्या था? वो तो मुझे भी नहीं मालूम मैंने क्या बोला। सीरीज में फोर्स सेम है, पैरेलल में एक्सटेंशन, बस बस बेटा यही इलास्टिसिटी में यदि कोई ऐसा नया केस आता तो बहुत इजी है, ठीक है। चलिए फिर अब अपन आ जाते हैं बल्क मॉडल्स। गैसेस के लिए तो आप केटीजी में पढ़ोगे, यहां मैं लिक्विड्स के लिए बताता हूं, सॉलिड्स के लिए बताता हूं। बल्क मॉडुलस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी बाई वी। इसको कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखिए, है ना। और जो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन है, डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन है, उसको भी समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे वो कहेंगे कि एक स्फीयर को, है ना, एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म लिक्विड है, इसमें डेप्थ h तक ले गए, तो आपसे पूछेंगे इसका सरफेस एरिया कितने से कम हो जाएगा, सरफेस एरिया में चेंज बताओ। बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन, पूरी डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन की थ्योरी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो चेंज है वो बहुत छोटा आता है, छोटे चेंजेस के साथ काम करना है। रबर बैंड वाले केसेस नहीं है बेटा, जैसे स्टील का वायर है या फिर जो टेलीफोन का पोल है, मान लो उसका एक पीस आपको मिल गया, आप दोनों तरफ से खींच रहे हो, 1 मीटर की लेंथ में 2 मीटर का चेंज आ जाएगा क्या? पता भी नहीं चलेगा चेंज, मतलब निकल, आप उस चेंज को देख भी नहीं पाओगे, पूरी ताकत लगा के खींचोगे तो भी उसमें चेंज निग्लिजिबल रहेगा। हर्षित बोल रहा ज्यादा हो गया सर, हर्षित बाहुबली। तो देखें यहां बहुत माइन्यूट सा चेंज आएगा हर जगह, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन आप छोटे चेंज के साथ काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, जैसे वॉल्यूम, ये मैंने पहले बताया, एक बार फिर बता रहा हूं। जैसे मान लो Z इज इक्वल टू K x टू द पावर m y टू द पावर n, Z x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो x में छोटा सा चेंज, y में छोटा सा चेंज, तो z में छोटा सा चेंज, इनको कैसे रिलेट करेंगे? फ्रैक्शनल चेंज, छोटा सा चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इन z is n times fractional change in x plus n times fractional change in y। और परसेंटेज चेंज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज चेंज इन z इज m टाइम्स परसेंटेज चेंज इन x प्लस n टाइम्स परसेंटेज चेंज इन y। ये m और n विद साइन, याद है ये बच्चा पार्टी? इसी को यूज करेंगे। अब मैंने ये शायद करंट के समय बताया था, कहीं तो बताया हुआ है, ठीक है बेटा। अब इसको मैं यूज करूंगा, आप ध्यान से सुनो। जब इसको डेप्थ h तक लेके जाते हैं तो प्रेशर में इंक्रीमेंट है कि रिडक्शन? और बताओ कितना? प्रेशर में क्या है, इंक्रीमेंट कितना है, एच रो जी। तो यहां प्रेशर नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर टोटल प्रेशर लग रहा है पी नॉट प्लस एच रो जी, इससे कोई लेना देना नहीं। प्रेशर में चेंज लिखेंगे, जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण जो वॉल्यूम बनी हुई है वो बनी हुई है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज होगी। तो यहां पर बल्क मॉडुलस अपने को चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो चेंज इन वॉल्यूम माइनस डेल्टा पी वी बाय बल्क मॉडुलस, ऐसा इधर उधर कर दिया, पहली बात। अब माइनस साइन तो हमको बता रहा है कि वॉल्यूम कम हो रही है, डेल्टा पी एच रो जी, ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट, या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेते, चेंज इन वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। पहले बताओ ये क्लियर है? स्टील ज्यादा इलास्टिक है बेटा, उसको डिफॉर्म करना मुश्किल है और जल्दी रिस्टोर भी हो जाता है। अच्छा, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। देखो v इज 4/3 πr³ ये तो कांस्टेंट है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज 3 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। दोनों सेम बेटा, ये डाउट मत आने दो, ये वॉल्यूम में जो चेंज है दैट इज निग्लिजिबल,
बहुत माइन्यूट सा चेंज है, तो वी नॉट की जगह आप ऊपर नीचे दोनों में से कोई भी वॉल्यूम रख दो, है ना। जैसे मान लो हिमांक का वजन है 100 किलो, तो और मान लो वो अपने घर से दुकान तक गया और उसके 2 बाल झड़ गए, और दोनों बालों का वजन है 2 मिलीग्राम। तो आपसे पूछेंगे वजन कितने से कम हुआ, तो आप बोलेंगे 0 नहीं, वजन 2 मिलीग्राम से कम हुआ। लेकिन हिमांक का वजन पूछेंगे तो 100 किलो ही बताएंगे कि नहीं। समझे? हाँ, ये रेजिस्टेंस वाले केस में बताया था। तो समझ गया, हिमांक बोल रहा मैं समझ गया। तब देखो यहां पर ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम से चेंज इन रेडियस निकालना है, तो दिस इज 3 टाइम्स dr/r। तो रेडियस में जो रिडक्शन है वो यहां से आ जाएगा, ले जाओ उधर। तो रेडियस में जो चेंज है सिर्फ वो पता करना है, तो -h ρg r ओरिजिनल रेडियस 3b। माइनस मतलब कम हुआ है, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। और सरफेस एरिया में चेंज पूछा तो देखो S is 4πr², तो फ्रैक्शनल चेंज इन सरफेस एरिया 2 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन r। तो पहले यही निकालना, हमेशा वॉल्यूम से चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस से चेंज इन सरफेस एरिया, हमेशा, डायरेक्ट नहीं करना बेटा। स्टील और रबर वाला जो डिफॉर्मेशन को ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, हिंदुस्तान में उसको ज्यादा इलास्टिक बोलते हैं अपनी एग्जाम्स में। जबकि प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे ओरिजिनल शेप रिगेन करता है, जितना ज्यादा ओरिजिनल शेप रिगेन करता है, दैट इज मोर इलास्टिक। बट आप ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टील ज्यादा इलास्टिक हिंदुस्तान में कहा जाता है क्योंकि एक बहुत पुराने ऑथर ने लिख दिया था कि स्टील को डिफॉर्म करना मुश्किल है, तो वो ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, ध्यान रखना, ये हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं, रबर नहीं, आप देखोगे एक्चुअली गलत नहीं है, बट ये क्राइटेरिया गलत है। क्राइटेरिया क्या है, स्टील को डिफॉर्म करके छोड़ेंगे और रबर बैंड को डिफॉर्म करके छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे रबर बैंड थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रिटेन करेगा, वो देखो समय के साथ पतला हो जाता है, देखा होगा ना, रबर बैंड बार बार यूज करेंगे तो रबर बैंड पतला हो जाता है। लेकिन आपके घर में जो पिलर्स लगे हुए हैं या आपका घर का जो गेट स्टील का बना हुआ है, वो इतने दिनों यूज करने के बाद उसकी रॉड पतली हुई या लंबी हुई क्या? तो बताओ कौन ज्यादा इलास्टिक है, किसने शेप रिटेन कर रखा है? ठीक है, ये सही है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन क्राइटेरिया किताबों में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है बेटा, एब्सोल्युटली क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वो कहते हैं कि भाई इसको डेप्थ एच तक लेके जा रहे हैं और यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे करेक्ट क्राइटेरिया है कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे ओरिजिनल शेप रिगेन करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा है, जो जितना ज्यादा ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लेता है वो उतना ज्यादा इलास्टिक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक बड़ी सी रबर की मोटी रॉड लो, है ना, जैसे वो रोड बैरियर्स लगे रहते हैं ना, वैसी, उसको आप कॉम्प्रेस करो और छोड़ो, स्टील को कॉम्प्रेस करो और छोड़ो, छोड़ने के बाद आप देखोगे स्टील अपना शेप ज्यादा रिगेन करता है, वो रबर की रॉड अपना पूरा शेप रिगेन नहीं करेगी। सही क्राइटेरिया ये है बेटा, ठीक है। अच्छा सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा थर्मल एक्सपांशन भी है। अजीत गलत बोल रहे हो बेटा। देखो ध्यान से, यहां ये हाइट दे रखी है, इसका बल्क मॉडुलस दे दिया है, और कहते हैं बॉटम पे जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कितने से बढ़ रहा है, और क्या दे रखा है कि यहां और यहां रेडियस में जरा सा भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम व्हाटसो एवर। ठीक है, तो समझो बेटा, यहां से यहां जब ये लेके जाएंगे तो प्रेशर बढ़ने के कारण बताओ वॉल्यूम बढ़ने की टेंडेंसी की कम होने की, जल्दी बताओ, वॉल्यूम कम होने की, और टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम के
बढ़ने की टेंडेंसी है। तो प्रेशर के कारण जितने से कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उतने से बढ़ रही है, तो फिर वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। यस और नो? तो देखो ये लिख देता हूं, थर्मल एक्सपांशन जो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम है, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज ओरिजिनल वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन डेल्टा थीटा। आराम से देखो, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज ओरिजिनल वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इनटू डेल्टा थीटा। तो मान लीजिए यहां से यहां तक टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ गया, तो वॉल्यूम इतने अमाउंट से बढ़ गई है, ठीक है। और प्रेशर बढ़ने के कारण कितने अमाउंट से कम होगी? तो देखो ये जो फॉर्मूला है, बल्क मॉडुलस माइनस डेल्टा वी बाई वी, तो वॉल्यूम में जो रिडक्शन है माइनस डेल्टा पी, साइन हटा दो, हमको मालूम है वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है, साइन हटा दो, इतने से रिड्यूस होगी, इतने अमाउंट से रिड्यूस होगी। यस सर नो बेटा? तो डेल्टा पी इज एच रो जी ओरिजिनल वॉल्यूम बाय बल्क मॉडुलस। अब यदि वो कहते हैं कि वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, तो बताओ ये वाला डेल्टा भी बड़ा पहला वाला कि दूसरा वाला डेल्टा भी बड़ा? दोनों इक्वल, बस खत्म क्वेश्चन, खत्म खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़े। ठीक है, चलिए और देखते हैं, और केसेस देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, इसमें आप क्या गड़बड़ कर सकते हो। यहां पर इस वेसल में लिक्विड भरा हुआ हाइट h तक, इसकी डेंसिटी है रो, और यहां स्टील की एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, बॉटम पे, और इसके लिए आपको बल्क मॉडुलस दिया है b। वो कहते हैं यहां पर मास m रखने पर, मास m रखने पर ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम, इसके रखने पर वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 1%। फाइंड m, ये एरिया ए है। लेट अस सी। अब शाहरुख आप कल देख लेना, आज आपका ध्यान बहुत इधर उधर जा रहा है बेटा, एकदम सिंपल चीज रिपीट करवा रहे हो, आप कल देख लेना, है ना? कल लेक्चर ऑन होगा तो। शाहरुख भैया अब इस पे फोकस करो, पुराने वाले को भूल जाओ, ये समझ में आएगा, पूरा फोकस इस पे। जल्दी बताओ बेटा। वी हैव टू सॉल्व दिस, यस। बी ए बाय 100 जी, बी ए बाय 100 जी, एक आंसर आया वंदित का, ए बी बाय मृदुल का भी आ गया, हेमांग का भी जी की जगह 10 रख दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब यहां ये रखेंगे उसके बाद और रिडक्शन आएगा, पहले तो पानी में गया तो रिडक्शन आ गया, वो रिडक्शन नहीं दिया है, इसके रखने के बाद बताओ प्रेशर कितने अमाउंट से बढ़ा, और इसके कारण बढ़ा एम जी बाई ए से, डेल्टा पी इतने से बढ़ा, ठीक है। अब ये जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, बल्क मॉडुलस इज, अब मैं साइन हटा रहा हूं, डेल्टा, या आपको रखना है तो आप रख सकते हो डेल्टा पी डेल्टा वी बाई वी, चाहो तो ये लिख लो। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विदाउट साइन इज एम जी बाय बी ए। आराम से देखो, एम जी बाय बी ए, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 1, दिस इज 1, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। सबको समझ में आया बेटा? एम इज बी ए बाय 100 जी। So it is Jaya Bachchan divided by 100 G. Is it okay? The mass is Jaya Bachchan divided by 100 G. हर्षित तुम बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हो बेटा। कैसे? हु इज पा? एक्चुअल में पा कौन है?
पा इज अभिषेक बच्चन, है ना, लोगों ने करेक्ट किया था मेरे को। तो पा की मां को बा बोलते हैं। जो पा है उनकी मां यानी दादी, उनको गुजरात में बोलते हैं बा। तो हु इज पा? अभिषेक बच्चन। तो बा जया बच्चन। ठीक है, दिस इज आयुर्वेदिक नॉलेज। चलो एक और। चलो सब लोग है ना, मैं कहता हूं सबको दिन में अमिताभ का घुटना कंज्यूम करना ही चाहिए। सबको दिन में खूब सारा अमिताभ का घुटना कंज्यूम करना चाहिए। जल्दी बताओ क्या? ये पहले भी बताया है। यस, पा ओरिजिनल हम बोलते हैं अमिताभ बच्चन को, हमारी गलती, लेकिन हम इसको मेंटेन करेंगे, अमिताभ बच्चन। नी, पा, नी। पा यानी अमिताभ बच्चन, नी यानी घुटना। पा नी यानी अमिताभ बच्चन का घुटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बॉलीवुड हो गया आज, ज्यादा ही हो गया। अजीत भाई, ये हो गया। फिर देखो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दे रखा है, ये घोट लेना आप। या एनसीईआरटी कंटेंट लास्ट में लिखाता हूं, एक मिनट। शेयर स्ट्रेस वाले केसेस तो ज्यादा है ही नहीं। क्वेश्चन जो आया वो बहुत ज्यादा इजी आया है, शेयर स्ट्रेस वाला। आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। तो कुछ अभी इलास्टिसिटी का बाकी रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स 1D के ले रहा हूं। ट्विस्ट एंगल के क्वेश्चन नहीं आता बेटा, आप बोलोगे तो बता दूंगा फॉर्मूला उसका, ट्विस्ट एंगल और शेयर एंगल दोनों में क्या रिलेशन है बता देता हूं, बट उसके क्वेश्चंस आते नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। जो शेयर स्ट्रेन है, एंगल ऑफ शेयर है, उसका फंडा, जो बेस स्टेशनरी है, जो बेस स्टेशनरी है, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर सेलेक्ट करो, ये लाइन जितने एंगल से शिफ्ट होती है दैट इज शेयर स्ट्रेन। यस यस यस, पॉइजन्स रेशियो भी ये बता देता हूं, ये पॉइजन्स रेशियो और एनसीईआरटी का कंटेंट कल बता दूंगा, है ना। लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो वगैरह सब, है ना। तो यहां पर मान लीजिए ये बेस आपने फिक्स कर दिया है और इसको ट्विस्ट किया, ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया, मतलब इस एरिया के पैरेलल, जो कर्व सरफेस एरिया इसके पैरेलल आपने फोर्स लगाया है, इसको पकड़ा और इस एरिया के पैरेलल फोर्स लगाया, तो आपने शेयर स्ट्रेस लगाई। यस सर नो? आवंतित वो भी दे दूंगा, वाई बी ईटा के बीच में रिलेशन भी आपको दे दूंगा। तो यहां पर ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर थी, ये जितने से टर्न हो जाती है, दिस इज शेयर स्ट्रेन। और इसके कारण ये जो सिलेंडर है ये ट्विस्ट हो गया, भाई ये जो पॉइंट है ट्विस्ट होके इधर आ गया, ये जो लाइन इधर थी वो ट्विस्ट होके इधर आ गई, ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट। समझ में आई बात? भाई सिलेंडर उसका टॉप कितने से रोटेट हो गया, ट्विस्ट कितने से हो गया, पक्का ये समझ में आया डायग्राम? अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल से, छोटा सा एंगल है, इस ट्राइंगल से ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के हिसाब से ये जो है, दिस हाइट इज दिस डायमेंशन x, इसको l मान लेते हैं, दिस x by l is tan theta, x by l is tan theta which is theta, तो x is equal to l theta। आराम से देखो, ठीक है। और इधर से देखेंगे तो ये आर्क है, दिस आर्क इज रेडियस इनटू एंगल एट सेंटर। किसी भी सर्कल के लिए
ये जो डिस्टेंस है, यदि ये फाइव से ट्विस्ट हो गया है तो बताओ ये लेंथ कितनी आएगी? r इंटू फाइव। यस और नो बेटा, जल्दी बताइए। तो ये जो x है अपन इस वाले सर्कल से कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज r इंटू फाइव। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, दिस इज शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन इज r फाइव बाई एल। बस इससे आगे नहीं आएगा क्वेश्चन। x बैलेंस कर दो, बस सही है। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपके डाउट्स ले लेता हूं, ग्रुप पे भेज दिए हैं। कल की क्लास में इलास्टिसिटी खत्म कर देंगे अपन। नो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये कभी आने के चांसेस बहुत कम है। एक मिनट, प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। चलिए देखते हैं, आज भेजे मैंने क्वेश्चंस। तो इसमें जो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स है ये मैं कल कल ही पढ़ा दूंगा। उसमें टाइम लगेगा तो आज बाकी की चीजें रह जाएगी, ठीक है, और बचेगा तो मैं बता दूंगा। और एरर्स भी भाई, अब ये जो इलास्टिसिटी खत्म हुई कल कल खत्म करके पहले आपको मैं एरर्स पढ़ाऊंगा, स्क्रू गेज, वर्नियर, ये तीन चीजों की डिमांड आ रही है ना। मैं बढ़ा दूंगा श्रेष्ठ, चिंता मत करो बेटा, है ना। मैं पूरा अच्छे से करा दूंगा, एक बढ़िया फील्ड डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद होगा, दो दो चलाएंगे अपन, ठीक है। एक टारगेट अभी से आप नोट कर लो, कल और परसों 2 दिन आपको 2D और एनएलएम निपटाना है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनमें डाउट्स देखो, एनएलएम में जो मेरे को पढ़ाना है मैं पढ़ाऊंगा, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट जो मेरे को कराना है वो कराऊंगा, लेकिन पहले आपके डाउट्स आएंगे उसके बाद। और साइमल्टेनियसली जो टॉपिक चला रहे हैं भाई, ये जो है कल खत्म हो जाएगा, और हो सकता है मंडे को थोड़ा सा बचा रहे एरर्स, हाँ मंडे को भी हो सकता है थोड़ा सा रहे। उसके बाद अपन लेंगे एसएचएम, फिर वेव्स, उसके बाद थर्मो, उसके बाद थर्मो। एनएलएम अच्छे से कराऊंगा बेटा, मैं सिर्फ डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा डिस्कशन वगैरह नहीं, वो सिर्फ डिस्कशन नहीं, आपको प्रॉपर थ्योरी, बैकग्राउंड थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको डाउट्स भेजना पड़ेंगे, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब काम नहीं कर रहे हो। रोलिंग भी पढ़ लेंगे भाई, सब पढ़ लेंगे, अपने पास टाइम है, ठीक है। कोलिजन्स भी पढ़ लेंगे। चलिए देखें, तो ये जो स्क्रू गेज वाला है ये मैं रोक के रख रहा हूं, और वर्नियर वाला भी, है ना। अच्छा, यूनिट्स एंड डायमेंशन का ये क्वेश्चन आया, और इसको करने का तरीका बता देता हूं। जैसे सीजीएस सिस्टम में आपको डेंसिटी की यूनिट दे रखी है, डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनिए ध्यान से, सबके काम का है। वो कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ की यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सुन लो कैसे करना, यूनिट ऑफ लेंथ 10 है, और यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। यहां पर वैल्यू बताओ, इस डेंसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू बताओ। इतना इजी है, ठीक है। तो यहां क्या इजी है, ये जो पहले ग्राम है, इस ग्राम को कैसे रिप्लेस करोगे, 4 ग्राम को बताओ इस यूनिट से रिप्लेस करना है तो कितनी, मास की यूनिट डिवाइडेड बाय 100। नए सिस्टम में आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम। ग्राम को अपन ने नई यूनिट से रिप्लेस कर दिया। अब सेंटीमीटर को बताओ, नीचे सेंटीमीटर का क्यूब है, सेंटीमीटर का क्यूब, तो सेंटीमीटर को रिप्लेस किया यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय 10 से। अब 4 नीचे 100। अब ये यूनिट्स मत लिखो, यूनिट ऑफ मास नीचे यूनिट ऑफ लेंथ का क्यूब, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो फील के लिए 1/1000 40। इज इज ओके। और आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली हो जाएगा। किसने पूछा था उसको क्लियर है बेटा? एक ही क्वेश्चन से काम करने का तरीका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
a body is dropped from a tower, it covers 64% of its total height in last second. ठीक है, इस तरह के केसेस को कैसे करेंगे? ये जो टोटल डिस्टेंस है, यदि आपने h माना तो इसका 64% यानी 0.64h ये लास्ट सेकंड में कवर हो रहा है। और जब भी ये इस तरह से लास्ट सेकंड वाला क्वेश्चन आए, सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट n मान लो, n सेकेंड्स, समझ लो ये n सेकेंड्स। तो n सेकेंड्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो लास्ट सेकंड हो गया nth सेकंड। ये मैं पूरी बैकग्राउंड थ्योरी बता रहा हूं, इस तरह के केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट n मान लें तो लास्ट सेकंड हो गया nth सेकंड। nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज u प्लस a/2 2n-1, इसकी जगह g आ जाएगा, है ना। nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला u प्लस a/2 इंटू 2n-1। दिस इज 0.64 ऑफ टोटल। बताओ टोटल n के टर्म्स में, ये टोटल हाइट हाफ gt²। रेस्ट से रिलीज किया तो टाइम t में कितनी हाइट कवर कर लेगा? ठीक है, हाफ gt²। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखो, ये g/2 कैंसिल हो गया, यू गेट 0.64 n² माइनस 2n, और कहीं और गड़बड़ तो नहीं है ना, +1 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो। इज दिस ओके और नॉट? जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सुनिएगा, the car starts from rest and moves with uniform acceleration, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v1 0 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है टाइम t तक, ये टाइम लिख रहा हूं नीचे t। फिर यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, उसको मैं मान रहा हूं v0, बाद में 60 कर देंगे v0। इस स्पीड से वो चल रहा है 8t टाइम तक, और फाइनली 3t टाइम में वो फाइनली रेस्ट पे आ रहा है। यहां भी v0 और फिर यहां पर ये फाइनल स्पीड 0। ये क्वेश्चन में डेटा दे रखा है और एवरेज स्पीड पूछी है। देखो ओरल है ये, बहुत ध्यान से सुनना। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। ये हमेशा नहीं, पहला पॉइंट। ये सिर्फ कब यूज करोगे? जब क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो यूनिवर्सल है, ये हमेशा हमेशा के लिए। तो देखो यहां पर इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 इनटू टाइम इज दिस डिस्प्लेसमेंट, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। ठीक है बेटा, बच्चा पार्टी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये कर सकते हैं। यहां देखें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। यहां पर फिर से रिटार्डेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। पहले इसको यस बोल दो, यस और नो। अब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? उधर है v0/2t, तीनों को ऐड कर देते हैं, v0/2, 3v0/2, 2v0t और 10v0t। आराम से देखो, तीनों को ऐड करने पे टोटल डिस्टेंस आ गया, है ना। इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं 12t से, तो ये एवरेज स्पीड आ गई। v0 की वैल्यू रख दो जो भी है। क्लियर हुआ? ये हमेशा ऐसे ही काम करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी। A particle starts moving with acceleration of 2 meter per second square
distance covered by it in fifth half second starts moving. चलो इनिशियल वेलोसिटी 0, ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फिफ्थ हाफ सेकेंड, ध्यान से देखो, फिफ्थ हाफ सेकेंड यानी कौन सा टाइम, ये पहला हाफ सेकेंड 0.5 पे, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। फिफ्थ हाफ सेकेंड कहां से चालू हो रहा है, 2 सेकेंड से लेके 2.5 सेकेंड तक। आराम से देखो, पहला हाफ सेकेंड, दूसरा हाफ सेकेंड, तीसरा हाफ सेकेंड, चौथा हाफ सेकेंड, पांचवा हाफ सेकेंड। फिफ्थ हाफ सेकेंड यानी ये वाला टाइम, इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस ये डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 2.5 में हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ए टी स्क्वायर, ये बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट, माइनस छोटा वाला हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा, इज इज ओके, गॉट इट, ठीक है। फिर नेक्स्ट डाउट आपका लेते हैं। टू स्फेयर्स ऑफ वॉल्यूम 250 सीसी ईच, फ्लूइड के भी डाउट है, अच्छे डाउट्स हैं। दो स्फेयर्स हैं, दोनों की वॉल्यूम 250 सीसी है और दोनों की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 और 1.2 है। एक थ्रेड से कनेक्ट किया है और पानी में डुबो दिया है। टेंशन इन दिस टैंक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे 250 सीसी, 250 सीसी, हल्का वाला ऊपर रहेगा और भारी वाला नीचे रहेगा। और पानी की डेंसिटी, मतलब ये तो ग्राम पर सीसी में डेंसिटी होगी, प्लीज पे अटेंशन। तो यहां पर सबसे पहले अपन डिसाइड करेंगे ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कि स्टेशनरी रहेगा, प्लीज पे अटेंशन। तो यहां इसके ऊपर 250 सीसी, ठीक है, वाटर जो है 250 सीसी डिस्प्लेस होगा, तो वाटर का मास डिस्प्लेस है 250 ग्राम, और इसका खुद का मास ग्राम में चल रहे हैं, अभी ग्राम में चल रहे हैं ना, ग्राम में ही काम कर रहे हैं, फोर्स की यूनिट ग्राम लिए, और 250 सीसी इंटू 0.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 ग्राम। आराम से देखो, इस स्फीयर का मास और ये बॉन्ड फोर्स ग्राम में, कहीं प्रॉब्लम आए तो बताना। इधर भी इसका खुद का मास नीचे की तरफ काम करेगा, ये आ गया 250 इंटू 1.2, कितना आएगा भाई, 250 इंटू 1.2, और वाटर का जो मास डिस्प्लेस हो रहा है 250। सारे फोर्सेस अभी ड्रॉ किए। तो देखो ध्यान से, नीचे की इसके ऊपर जो, ये देखो ध्यान से, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसके ऊपर नीचे लग रहा है 50। बताओ ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कि स्टेशनरी रहेगा ये सिस्टम, जल्दी बताओ। ग्रुप पर नहीं आया क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो बेटा, ग्रुप पे तो आना ही चाहिए था, मैंने भेजे हैं, बस ये 2 क्वेश्चन रह गए, सॉरी 2 ही हैं, ग्रुप पे भेज देता हूं। दो क्वेश्चन है, दोनों भेज रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यदि स्टेशनरी है तो इसके ऊपर नेट फोर्स, ये पूरा सिस्टम स्टेशनरी, तो ये भी स्टेशनरी, तो बताओ ये टेंशन कितना आएगा, बताओ, हिंट, हिंट दे रहा हूं, ये टेंशन कितना आएगा, 50 ग्राम, ग्राम में यदि काम करेंगे तो टेंशन 50 ग्राम, 50 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया तो किलोग्राम में, और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूटन में, खत्म। इज इज ओके और नॉट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, लास्ट क्वेश्चन डाउट्स में, और आपने भेजे ही नहीं क्वेश्चंस। वेलोसिटी जो है 6 माइनस 4t है, और t इज इक्वल टू 3 पे पोजीशन पूछी है, और t इज इक्वल टू 1 पे पोजीशन दे रखी है, x इज इक्वल टू -2। ध्यान से सुनिए, प्लीज पे अटेंशन।
एक सिंपल तरीका ये, फाइनल पोजीशन इज इनिशियल पोजीशन प्लस चेंज इन पोजीशन, किसी भी क्वांटिटी के लिए फाइनल वैल्यू इज इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज, यस और नो, है ना। और चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, है ना। और क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन प्लस चेंज विच इज डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन है -2, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके मिलेगा, वेलोसिटी है 6 - 4t v dt फ्रॉम 1 to 3। 1 सेकेंड पर पोजीशन दे रखी है, 3 सेकेंड पे निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो चेंज है 1 से लेके 3 तक निकालेंगे। इज दिस ओके बेटा, जल्दी बोलिए। ये लो हेमांग इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा, दुष्ट। लीनियर फंक्शन है 60 - 2t²। ठीक है। अच्छा, अब आपके डाउट्स खत्म हो गए हैं। मैं अब आपको वर्नियर का बैकग्राउंड तो दे देता हूं, वर्नियर का बैकग्राउंड तो दे ही देता हूं। कैन वी सेंड देम नाउ? नो बेटा, टाइम लिमिट इज ओवर, अपन नहीं तो कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। सर बाकी है क्या, बाकी है और कुछ है क्या इसमें? एक मिनट देखता हूँ ग्रुप पर और कुछ है क्या, एक मिनट देखता हूँ बेटा ग्रुप पे और डाउट्स। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, है और डाउट्स है। पहला क्वेश्चन है, कंटेनर, इसमें हाइट कैपिटल एच तक लिक्विड भरा हुआ है, ये स्क्वायर बेस है और यहां से डेप्थ एच पर एक होल किया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। और वो कहते हैं कि भाई इस वेसल को कितने एक्सेलरेशन से चलाए ताकि पानी बाहर ही ना आए, मिनिमम एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि हम इस वेसल को एक्सेलरेट करेंगे तो ये सरफेस ऐसी हो जाएगी, यस सर नो। और यदि हम इसका एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे और ये सरफेस यहां आ गई तो बताओ अब लिक्विड बाहर जाएगा क्या? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई ये वाली सरफेस नीचे आती चली जाएगी, आती चली जाएगी और होल तक पहुंच गई तो अब पानी बाहर जाएगा, होल पे पानी ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नो अमिताभ बच्चन, देयर इज नो, देयर इज नो घुटना अमिताभ बच्चन हियर। ठीक है, तो ये ऐसा करने के लिए एक्सेलेरेशन पूछा है, तो ध्यान से देखिए ये जो लेवल है, और यार थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक से ड्रॉ कर देता हूं। से पानी यहां तक था, यहां से एच पर था। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये यहां तक था और नई जो सरफेस है वो ऐसी हो जाए। यस और नो, जल्दी बताओ। और जो जो पानी यहां था वो यहां चला गया, देखो यहां तो कोई चेंज नहीं है, ये पानी इतना था, यहां का पानी यहां चला गया, जितना पानी यहां था उतना यहां चला गया कि नहीं? तो यही पानी यहां चला गया तो ये भी हाइट एच आना चाहिए। आराम से देखो, आराम से, जितना पानी इधर से कम हो उतना उधर चला गया। तो ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा, ये हाइट भी एच है, आराम से देखो, ये हाइट एच, ये हाइट नीचे चली गई और इतनी हाइट ऊपर चली गई, तो टेन थीटा इज 2h बाई, दैट इज एक्सेलरेशन बाई जी, टेन थीटा इज एक्सेलरेशन बाई जी, याद है? कैपिटल एच से कोई लेना देना ही नहीं, वो अकाउंट नहीं करना क्योंकि वो डायमेंशन नहीं दे रखे बेटा हर्षित, कैसे मान लोगे? फिर तो कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं विदाउट डेरिवेशन। दो पार्टिकल्स जब चल रहे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये किस रेट से चेंज होता है, कौन डिसाइड करता है? सुन लो, ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है? इस लाइन के अलोंग एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट पे रिलेटिव वेलोसिटी,
कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी? इस लाइन के अलॉन्ग। जैसे मान लो वेलोसिटी का ये वाला, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट u1 और ये u2 है, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट v1 और v2 है। तो इस लाइन के अलॉन्ग जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज u1 माइनस v1, या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो डिसाइड करेगा कि डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने सिर्फ इस लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटीज यूज करना है। किस लाइन के अलॉन्ग? इसी लाइन के अलॉन्ग। मान लो इस पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट 10 है, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट 2 है, तो डिस्टेंस 8 की रेट से कम होगा। देख लो पीछे वाली कार तेज चल रही, डिस्टेंस 8 की रेट से कम होगा। और मान लो ये 12 है, तो डिस्टेंस 2 की रेट से बढ़ेगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? सिर्फ दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे एक ट्राइंगल वाला केस पहले बताता हूं। यहां पर ये तीनों पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं कि एक की वेलोसिटी हमेशा नेक्स्ट वाले पार्टिकल की तरफ, ये v0 ये इसकी तरफ चल रहा है हमेशा। तो कहां जाके टकराएंगे ये अपने को कितने टाइम बाद टकराएंगे पता करना है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइनली 0 हो जाता है। टकरा जाएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 0 ना। तो ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है अपन पता करते हैं। इसकी वेलोसिटी तो v0 है, और इसकी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? v0/2। आराम से देखो, इसकी वेलोसिटी v0, ये v0/2, बाकी कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं। तो बताओ किस रेट से कम हो रहा है ये डिस्टेंस? दोनों को ऐड कर दो, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो डिस्टेंस इस रेट से कम हो रहा है। तो कितने टाइम में डिस्टेंस 0 हो जाएगा? इतने से रिड्यूस करना है, और इस रेट से रिड्यूस हो रहा है। पहले डिस्टेंस ये था, अब डिस्टेंस 0 हो गया, टकराने के बाद ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। तो डिस्टेंस इतने से रिड्यूस हो रहा है और इस रेट से रिड्यूस हो रहा है, तो ये टाइम आ गया। चलेगा बेटा, ये क्लियर है? अब जो क्वेश्चन आया है, हेक्सागन, कोई भी दो पार्टिकल लो, ये v0 इधर जा रहा है, ये v0 इधर जा रहा है, और ये एंगल 60 है। हेक्सागन के लिए एंगल कितना होता है? 60। तो इसकी वेलोसिटी तो v0 है, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? v0/2। इसकी वेलोसिटी v0 है इसी लाइन के लॉन्ग, और इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट v0/2। बताओ किस रेट से कम हो रहा है डिस्टेंस? ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट? v/2। तो पहले डिस्टेंस a है और टकराने पर 0 हो जाएगा, तो a से मान लो कम हो रहा है, ये एज लेंथ a है, तो इतना टाइम लगेगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्युदय, ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा अब वो कैपिलरी वाला। एक क्वेश्चन रह गया, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? अभी मेरी कोहिनूर में क्लास है। स्क्वायर के लिए देख लो बेटा, यहां आपने स्क्वायर मान लिया, ये वेलोसिटी v0 और ये वेलोसिटी v0, तो इसका तो कंपोनेंट 0 आ गया, विकास इसका कंपोनेंट तो 0 आ गया, तो ये तो रेस्ट में ही एक तरह से, और ये v0 से इसकी तरफ जा रहा है, तो डिस्टेंस v0 की रेट से कम हो रहा है। ठीक है, चलो देखो, मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उसकी पहले बैकग्राउंड थ्योरी बताई, ऐसे करेंगे अपन सब कुछ। अब ये फिर भी थोड़ा सा जल्दी कर दिया क्योंकि टाइम हो गया, नहीं तो अपन कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे भाई, आपसे हर क्वेश्चन बने उस टाइप का, ये अपन ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बेटा।